हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली साइंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे साइंस के पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज ये हमारा चौथा लेक्चर होगा जो कि आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। ए में दिया हुआ है लोडाइन, दूसरा दिया हुआ है नेफ्थलीन, तीसरा आपका दिया हुआ है कर्पूर। और आपके ऑप्शंस इस प्रकार दिए हुए हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1 2 3 तीनों ही। तो देखिए जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं ये होते हैं लोडाइन भी आएगा, इसमें नेफ्थलीन भी होगा और कपूर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते क्या है। तो जब कोई पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस तथा ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस परिभाषा को आप। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस बी विटामिन का नाम सही सुमेलित है। ए में दिया हुआ है विटामिन B2, इसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। B3 रियासिन दिया हुआ है, B7 बायोटीन और B12 में आपका दिया हुआ है साइनोकोबालाइमीन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये बी के आपके जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सारे सही हैं। और यदि आपसे केवल पूछ ले कि विटामिन बी को हम किस नाम से जानते हैं तो इसे हम थायमीन के नाम से जानते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का आप सभी को पता होगा, इसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन सी स्कर्वी जिससे रोग होता है। और यदि विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। वहीं विटामिन डी जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्सीफेरॉल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम का, लिथियम का, सोडियम का या फिर कॉपर का। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक कार में बैटरी होती है उनमें जो प्रयोग किया जाता है उसे हम जानते हैं लिथियम नाम से। और यदि आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम तो इसे आप ध्यान रखेंगे ये पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है। और यदि इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण या कोई भी चक्रण इनमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया हुआ है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है कि वह तत्व रासायनिक है या नहीं। तो आपसे पूछा है कि ये कौन तय करता है। ए में दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या, बी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी न्यूट्रॉन की संख्या या फिर डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए किसी तत्व का रासायनिक गुण जिसके द्वारा तय होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन भिन्न संख्या में प्रोटॉन होते हैं। और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, समस्थानिक, समायवी, संभार परमाणु या फिर अपरूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है या फिर अनुमेय। तो देखिए जब लोहे में जंग लग जाता है तो जो उसका भार होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, 91.6 कैरेट पूछा है आपसे या फिर 22 कैरेट। तो देखिए जो स्वर्ण की शुद्धता होती है वो होती है 24 कैरेट में एकदम शुद्ध मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है। तप्त निमज्जन, कलई करना, यशद लेपन या फिर विद्युत लेपन। तो देखिए आयरन या इस्पात की वस्तुओं पर जो जंग लगने के लिए
लेपन किया जाता है इसे हम जानते हैं यशत लेपन के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां दिया हुआ है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह क्या है? थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। तो देखिए, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं है परंतु जिसे हम कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर सकते हैं वो है रेडियम। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं में पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, आयनन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस घटना को हम जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं? तो ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सीसा और तांबा, सीसा और एंटीमनी, सीसा और विस्मित और सीसा और जिंक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो अलाउ होते हैं ये होते हैं सीसा और एंटीमनी के। अगला पूछा है आपसे, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, सिल्वर या फिर तांबा, जस्ता और निकेल। तो देखिए, जर्मन सिल्वर में जो प्रयुक्त धातुएं होती हैं ये होती हैं तांबा, जस्ता और निकेल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे पीतल में पूछ ले कि पीतल जो होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है, तो ये होता है तांबा और जस्ता से। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि ये पीतल होता है, ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। और यदि आपसे जर्मन सिल्वर पूछ ले तो ये होता है, इसमें आप निकेल ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है या फिर सीसा है? तो देखिए, जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है वो होती है चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रेसाइट को, बिटुमिनस को, कोक को या फिर लिग्नाइट को? तो देखिए, भूरे कोयले से हम जिसे जानते हैं वो है लिग्नाइट, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, ऑप्शन ए में आपको एंथ्रेसाइट दिया हुआ है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। यदि आपसे पूछे कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो ये होता है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। और वहीं सबसे बेकार कोयला होता है, जो कोयले का सबसे बेकार रूप, इसे हम पीट के नाम से जानते हैं। तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। ए में दिया हुआ है बालू, सोडा, चूना पत्थर। बी में आपका दिया हुआ है बालू, चारकोल, सोडा। सी में आपका दिया हुआ है चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर। और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है बालू, सल्फर या फिर सोडा। तो देखिए, कांच के निर्माण में हम जिन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उनमें से शामिल होता है बालू, सोडा और चूना पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ, ये आपके वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है जिन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा, और आपका एग्ज़ाम भी अब पास में है, तो इन्हें आप समझते चलिए और क्लास में ही याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ए में दिया हुआ है तांबा, बी टंगस्टन, सी नाइक्रोम या फिर डी आपका दिया हुआ है जस्ता। तो देखिए, बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो है नाइक्रोम, इसे हम नाइक्रोम के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हीटर के जो तार होते हैं उनमें से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हीटर के तारों में भी हम नाइक्रोम का ही प्रयोग करते हैं। तो ये तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, आपसे पूछा कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल या फिर प्रोपिल अल्कोहल? तो ये जो कास्ट स्पिरिट होती है इसे हम जानते हैं मैथिल अल्कोहल के नाम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पूछा है दूध है पायस जिसे हम इमल्सन के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा, पायस को इमल्सन भी बोलते हैं। बी में आपका दिया हुआ है निलंबन, सी आपका दिया हुआ है फेन या फिर डी दिया हुआ है जेल।
तो दूध जो देखिए होता है ये होता है इमल्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसको इमल्सन या पायस बोलते क्यों है? तो इसमें वसा और जल जो होता है वो दोनों ही द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हम दूध को इमल्सन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस तथ्य को आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दिया हुआ है दुग्ध एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा में प्रक्षेपित किया जाता है, वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है, वसा और पानी एक दूसरे में प्रक्षेपित हो जाते हैं और डी आपका दिया हुआ है वसा घुल जाती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से आपके जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन, करीब 10 क्वेश्चन रखे गए, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन से होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका हवा, दूसरा मिट्टी, तीसरा दिया हुआ है पानी या फिर प्रकाश। तो देखिए जिन फूलों में पंखुड़ियाँ नहीं होती उनमें परागण का साधन क्या होता है? वो होती है हवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? ए में दिया हुआ है कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य कला, सी दिया हुआ है केंद्र कला या फिर डी दिया हुआ है गोल्जी कॉय। तो देखिए इनमें से जो जीव द्रव्य कला होती है यह विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है पादप कोशिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? केंद्र कला, केंद्रिका, रिक्तिका या फिर उपरोक्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें ना तो केंद्रक कला होती है, ना केंद्रिका होती है, ना ही रिक्तिका होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? ऑर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर या फिर जोसेफ लेस्टर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑर्थर कॉर्नबर्ग। इन्होंने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया है दो नर युग्मकों का संयोजन, अंडकोश व दो नर युग्मकों का संयोजन, एक नर युग्मक का अंडकोशिका में और दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, डी आपका दिया हुआ है नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक नर युग्मक का अंडकोशा से दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसंघ टेरोप्सिडा में रखे गए हैं संधित तने व सल्क पत्रों की भांति पत्ती वाले पौधे, बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे, छोटी हरी पत्ती तथा साधारण संवहन ऊतक वाले पौधे या फिर पत्ती रहित व जड़ रहित पौधे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो टेरोप्सिडा है इसके अंतर्गत बड़ी पत्तियों और जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनार में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष, बीज का रसदार बाह्यचूल, मांसल पुष्पासन या फिर मांसल बीज चूल। तो देखिए अनार का जो खाने वाला भाग होता है ये होता है बीज का रसदार बाह्यचूल, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? पर्णपीत, क्लोरोफिल, कैरोटोनाइट या फिर फाइकोसाइनिन। तो देखिए पराबैंगनी से जो पादपों की रक्षा करता है उस वर्णक को हम जानते हैं पर्णपीत के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, जड़ का अवशोषण, पोषक पदार्थों का अवशोषण या फिर पौधों को सहारा प्रदान करना। तो देखिए जो पौधों की जड़ें होती हैं इनका कार्य क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण का, क्योंकि ये कार्य होता है पत्तियों का, जो कि पत्तियों के द्वारा किया जाता है। तो ये बाकी के 3 कार्य ये हो जाएंगे पौधों की जड़ों के, और ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कोशा में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशा द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर जीव द्रव्य में। तो देखिए ये जो क्रिया होती है ये संपन्न होती है कोशा द्रव्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इसे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसे कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। सुना होगा आपने इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आज के सेशन में अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।